Good morning, students. Today I am going to discuss the topic capacitor with you all. So, what is capacitor? ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है? तो देखो स्टूडेंट्स, हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डिवाइस की जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने आप में स्टोर करके रख सके. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कोई चीज़ स्टोर करके रख सकती है? सो बाय स्टोरिंग चार्ज. अगर उसने चार्ज को स्टोर कर लिया, चार्ज को स्टोर करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी भी उसने स्टोर करके रखी हुई है. वो कैसे रखी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. उससे पहले कैपेसिटर की हम कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर नाम में ही कैपेसिटी आ रहा है ना, तो कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी है किसी चीज़ को स्टोर करने की. तो यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस है कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बाय स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को स्टोर करके. अब ये उस चार्ज को स्टोर करता कैसे है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने एक मेटल का ये स्फेयर है. ठीक है, एक मेटल स्फेयर है या फिर मेटल प्लेट है, कोई भी मेटल का कंडक्टर है. ठीक है, वैसे स्फेयर मान लेते हैं हम इसको, मेटल स्फेयर है. अब यहाँ पर कुछ चार्ज ये पहले से है, यहाँ से मैं इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड करवा रही हूँ. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे रहे हैं इस स्फेयर को. तो जब ये हम पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए देखो यहाँ अंदर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये फिर हम पॉजिटिव दे रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा. रिपल्शन होगा तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा. ये फोर्स क्या होगा, जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये चार्जेस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके इधर पहुंचेंगे स्फीयर के अंदर. तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है. इट मीन्स वी हैव डन वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन. हमने रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क किया है. और जब ये चार्जेस इधर अंदर पहुंच गए, ये इस तरीके से ये चार्जेस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया फोर्स लगा करके, तो हमने कुछ वर्क किया और वही वर्क कहाँ स्टोर हो गया, इधर. वो वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ एनर्जी के फॉर्म में और इधर आकर के स्टोर हो गया. अब एक चीज़ और, इधर चार्ज तो स्टोर हमने कर दिया अगेंस्ट वर्क करके. ठीक है, जो रिपल्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया और हमने उस चार्ज को इधर अंदर पहुंचा दिया है. लेकिन अब इस चार्ज को अंदर पहुंचाने के बाद होगा क्या, देख लेते हैं. यहाँ पर हमने मेज़र कर दिया, पहले इस स्फेयर को हमने यहाँ कनेक्ट किया है. देखो ये जो साइन होता है ये होता है मतलब हमने इसकी अर्थिंग की हुई है, इसे अर्थ से कनेक्ट किया है. अर्थ से कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि इधर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ये अर्थ का पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इधर पोटेंशियल क्या है हमारे पास, ज़ीरो है. यहाँ ज़ीरो है और यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. देखो जहाँ चार्ज है वहाँ पोटेंशियल होगा ही होगा. तो चार्ज की वजह से इधर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल और ये ज़ीरो है, तो दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट यहाँ पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा. तो वो पोटेंशियल हम कैसे देखेंगे, कैसे उसको मेज़र करेंगे कि वो कितना पोटेंशियल है. ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है एक पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर. ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया तो ये क्या करेगा, अब रीडिंग लेगा. यहाँ जितना चार्ज बढ़ा, मान लीजिए 3 चार्जेस यहाँ पहले से थे, 3 मैंने और दे दिए, तो चार्ज बढ़ा. पोटेंशियल का अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं किसी स्फीयर के सरफेस पर, तो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. जितना चार्ज इधर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. तो अगर मैं इसको चार्ज देती जाऊंगी, मैंने यहाँ चार्ज प्रोवाइड कराते रहना है, तो जितना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल भी हो जाएगा. ठीक है, तो जब मैं किसी स्फीयर को, किसी मेटल प्लेट को या किसी कंडक्टर को चार्ज दे रही हूँ तो वहाँ पर पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज होता रहेगा. इसने, आप ये देख सकते हो, इसने इन चार्जेस को ले लिया, मतलब इन चार्जेस को स्टोर कर लिया. तो इन चार्जेस पे जो मैंने वर्क किया था वो वर्क भी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में. तो यहाँ क्या स्टोर कर लिया इस स्फीयर ने, एनर्जी स्टोर कर लिया. अभी के लिए इतना है कि इसने एनर्जी स्टोर किया और जितना चार्ज में स्टोर हो रहा है, जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो रहा है. इतनी इन्फॉर्मेशन अभी काफ़ी है. अब
अब क्या हो गया, इसके पास कुछ एनर्जी आ गई। तो हम ये देखते हैं ना कि पावर किसके पास होती है, जिसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है काम करने के लिए, है ना। तो अब इसके पास क्या है, इट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कैपेसिटर के पास क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है किसी वर्क को करने की। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया कैपेसिटर के बारे में। बट अब जो मेटल का स्फेयर है, ये मैंने आपको स्फेयर का केस बताया था, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है। वो चीज़ क्या होती है वो मैं आपको अब बताती हूँ। देखो, ये मैंने एक मेटल का स्फेयर लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ चार्जेस पहले से थे, कुछ चार्जेस मैं यहाँ से प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने चार्ज प्रोवाइड कराया। चार्ज कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, इसे बैटरी से कनेक्ट करके या किसी भी ऐसे डिवाइस से कनेक्ट करके जो इसे चार्ज दे सकता है। तो ये मैंने इसे चार्ज प्रोवाइड करवाया। कुछ चार्ज यहाँ पहले से है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कुछ चार्ज पहले से है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, तो ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ज यहाँ देते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। अब ये चार्ज कहाँ, इस स्फीयर से, इस मेटल स्फीयर से बाहर नहीं आता है क्या, और नहीं आता है तो फिर क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो देखो अब इस स्फीयर से अगर मैं बाहर की बात करूं तो यहाँ क्या सिचुएटेड है, यहाँ बाहर सब एयर है। ठीक है, और एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर। एयर बैड कंडक्टर है, तो ये चार्ज का बाहर इधर मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये चार्ज मैक्सिमम इसके सरफेस तक, इधर तक पहुंचता है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता है क्योंकि बाहर क्या है, एयर है। अब ये तो हमने पढ़ लिया बाहर नहीं जाता है, लेकिन जब इतने सारे चार्जेस, हम इसको बहुत सारा चार्ज देने की कोशिश करेंगे, चार्ज देते जाएंगे, तो क्या ये फटेगा नहीं ये स्फीयर, और अगर नहीं फटेगा तो क्यों नहीं फटेगा, एक्चुअल प्रोसेस क्या है इसके पीछे, वो एक्चुअल प्रोसेस अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर कुछ चार्ज पहले से प्रेजेंट है, मैंने यहाँ से कुछ चार्ज दिया, चार्ज देती जा रही हूँ, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² डेवलप होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, 1/4πε0 Q/r²। तो जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और हमने ये पढ़ा अभी ऊपर, मैंने आपको इधर ये बताया कि इधर बाहर क्या है, एयर है। एयर मतलब बैड कंडक्टर है, तो ये चार्ज तो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन अब होती क्या है प्रोसेस, यहाँ मान लीजिए कोई एयर मॉलिक्यूल है और उस एयर मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। ठीक है, नहीं खींच पाता है जनरली। बट अगर मैं यहाँ से चार्ज ज़्यादा देना शुरू करूँ, बहुत सारा चार्ज देती जा रही हूँ, चार्ज अब ये ज़्यादा हो गया, ये चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर चार्ज स्ट्रांग हो रहा है, चार्ज ज़्यादा हो रहा है तब, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = Q × E। तो यहाँ ये जो माइनस चार्ज Q है, ये वाला चार्ज E, तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q के बढ़ने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो ये फोर्स भी, ये वाला जो चार्ज है माइनस वाला, ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इधर खिंच जाएगा। चलो ये वाला माइनस इधर आ गया, तो अब यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बचा, मतलब ये वाला जो एयर मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया, आयोनाइज। ठीक है, ये आयोनाइज हो गया। अब इसी तरीके से जब ये एक हुआ तो यहाँ पर कोई दूसरा एयर मॉलिक्यूल था, यहाँ फिर मैंने चार्ज बढ़ाया, यहाँ से ये माइनस फिर इधर आ गया। इसी तरीके से आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके सारे नेगेटिव अंदर वाले पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। ठीक, जब इधर सराउंडिंग के, इधर आसपास के सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो गए, उसके बाद बारी आएगी यहाँ जो नेक्स्ट है वो आयनाइज हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, हुआ क्या, यहाँ से नेगेटिव जाके अंदर इधर पॉजिटिव वालों को तो इनने सब न्यूट्रलाइज कर दिया, बट यहाँ बाहर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, बाहर पॉजिटिव फैलता जा रहा है। तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ लीक हो गया, बाहर लीक हो चुका है। इसको हम कहते हैं लीकिंग या लीकेज ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज लीक हो रहा है, इसका मतलब
जो अभी तक एयर बैड कंडक्टर थी, ठीक है, अभी तक एयर को हम बैड कंडक्टर कह रहे थे, अब वो आयनाइज्ड हो गया है, मतलब उसका इंसुलेशन ब्रेक हो गया है। इस कंडीशन को या इस कंडीशन को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन हम इसको कहते हैं। तो ये जो चार्ज का लीकेज हो रहा है ये किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। और ये ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन कब होगा? जब हम यहाँ से एक्सेस चार्ज, बहुत सारा चार्ज इसको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो इसका मतलब है क्या? अगर मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा चार्ज, सपोज इनफाइनाइट चार्ज इस मेटल स्फीयर को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं, तो क्या मैं यहाँ इनफाइनाइट चार्ज प्रोवाइड करा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इस मेटल स्फीयर में जितना भी चार्ज था वो सारा न्यूट्रलाइज होकर के बाहर इसने सब लीक कर दिया है, चार्ज लीकेज कर दिया है चार्ज का, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन। तो अगर मैं इसे इनफाइनाइट चार्ज देने की कोशिश करूंगी तो ये चार्ज को स्टोर करने की बजाय उसे लीक कर देगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई ये बकेट है, इस बकेट की कैपेसिटी है 20 लीटर, मतलब इसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। आपने इसमें 20 लीटर पानी फिल कर दिया, उसके बाद 1 लीटर और डाल रहे हो, तो क्या वो 1 लीटर पानी इस बकेट के अंदर रहेगा? नहीं, वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही इस मेटल स्फीयर या इस कैपेसिटर के लिए भी है कि उसकी भी एक लिमिट होगी, जिस लिमिट तक वो चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है, उस लिमिट के बाद यहाँ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनफाइनाइट चार्ज किसी भी मेटल स्फीयर को या कैपेसिटर को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैन वी प्रोवाइड या कैन वी स्टोर या can we give infinite charge to a metal sphere? So answer is no. So we cannot give infinite charge to a conductor. Why? After some time it will start leaking. कुछ देर के बाद वो लीक होना शुरू हो जाएगा। When electric field is high, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुआ तभी लीकेज स्टार्ट हुआ। तो when electric field is high and cross the breakdown field, और उसने अपने ब्रेकडाउन फील्ड को क्रॉस कर दिया। एक ब्रेकडाउन फील्ड है यहाँ पर, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक तो वो बाहर नहीं जाएगा चार्ज, लेकिन एक लिमिट होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया तो उसके बाद में वो बाहर चला जाएगा। तो वो जो लिमिट थी उसको कहते हैं हम ब्रेकडाउन फील्ड, ठीक है। तो एयर के लिए जो ब्रेकडाउन फील्ड होता है, अगर इसके आसपास एयर है तो एयर के लिए जो ब्रेकडाउन फील्ड होता है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और इस ब्रेकडाउन फील्ड के लिए हम एक और वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, दैट वर्ड इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसको हम डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कहते हैं कि इतना उस डाइलेक्ट्रिक की, देखो जो यहाँ पर एयर था ना उसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, इधर जो भी मीडियम होगा उसे हम डाइलेक्ट्रिक भी कहेंगे, आगे हम डाइलेक्ट्रिक ही यूज करेंगे, इसलिए उसके ब्रेकडाउन फील्ड को हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा। मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो झेल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसके आसपास या उधर मेटल स्फीयर में प्रोवाइड करा दिया तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाता है और वहाँ पर इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है, सारी एयर या डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, क्या वैक्यूम के लिए, यहाँ तो आपने मीडियम एयर लिया हुआ था, अगर यहाँ वैक्यूम हो तो वैक्यूम है, इसका मतलब वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल है ही नहीं जो आयनाइज होगा। तो आयनाइज होने के लिए कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो यहाँ से आप इनफाइनाइट चार्ज अगर प्रोवाइड कराओ तो ये उसको स्टोर कर सकता है, ऐसा बनता है हमारा। इस तरीके का एजम्पशन हम मान सकते हैं कि ये तो पॉसिबल होगी कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक पढ़ लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस दो अलग अलग वर्ड्स हैं बच्चों। कैपेसिटी क्या होती है और कैपेसिटेंस क्या होता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ बाय वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस क्या है, पहले तो हम इस डायग्राम से, पहले मैं कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज और कोई कैपेसिटर यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, आपको एक जनरल एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने, उस एग्जाम्पल से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक इस तरीके का पॉट है, एक इस तरीके का बर्तन है और एक इस तरीके का बर्तन है, ठीक है।
अब अगर मैं इस वाले बर्तन में 5 लीटर पानी डालती हूँ, ठीक है, 5 लीटर पानी मैंने इसमें फिल करने की कोशिश की, तो ये वाला जो पॉट है वो यहाँ तक फिल हो गया, इसकी इतनी हाइट फिल हो गई। तो आप ये देख सकते हो जब मैं इन बर्तनों में पानी भर रही हूँ तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, हाइट पर, हाइट इंक्रीज हो रही है पानी भरने से, ठीक है। यहाँ जब मैंने इस वाले बर्तन में 5 लीटर पानी भरा तो इस वाले बर्तन में वो 5 लीटर पानी यहीं तक आ गया, इसकी हाइट इतनी सी, ये वाली हाइट तक गया ये पानी। तो अब अगर मैं इस वाले पॉट के लिए कहूँ, इस वाले पॉट में 5 लीटर पानी, मान लीजिए यहाँ तक जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 लीटर पानी ने हाइट को कितना इंक्रीज किया, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ 5 लीटर पानी ने हाइट को कितना इंक्रीज किया है, मान लेते हैं इसको 2 सेंटीमीटर तक, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पॉट की बात करूं तो 5 लीटर जो पानी है वो 5 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कितना पानी इंक्रीज करेगा, 1 लीटर। अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूं तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर की हाइट तक, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की हाइट तक मुझे इसका लेवल बढ़ाने के लिए कितना पानी डालना होगा, 1 लीटर। अब यहाँ इस पॉट में देख लेते हैं, इस पॉट में 1 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ाने तक मुझे कितना पानी डालना होगा, 2.5 लीटर, ठीक है। यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 1 लीटर डालना है, यहाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 2.5 लीटर डालना है। इसे कहते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। कैपेसिटी आप इन दोनों पॉट्स को देखकर बता सकते हो किस में ज़्यादा पानी आएगा, किस में ज़्यादा पानी आएगा। मान लीजिए इसका जो लेवल है ऊपर का वो ये है और इसका लेवल इधर है, बताओ कौन सा वाला जो कंटेनर है ज़्यादा पानी कंटेन कर सकता है, ये वाला, ठीक है। ये तो हुआ कैपेसिटी उसकी, बट कैपेसिटेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए कितना पानी चाहिए। तो इसकी 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए 2.5 लीटर चाहिए और इसकी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए 1 लीटर चाहिए। तो ज़्यादा पानी किस में चाहिए, इसमें, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब बताती हूँ चार्ज की हेल्प से। यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, जब हम पानी फिल करने की बात कर रहे थे तो इंक्रीज क्या हो रही थी, हाइट। अगर मैं किसी कंडक्टर में चार्ज फिल करने की कोशिश करूँ, उसको चार्ज प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, तो वहाँ क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं चार्ज दूंगी तो इंक्रीज क्या होगा, पोटेंशियल। तो अब इसको हम कैपेसिटेंस को ऐसे कह सकते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज मुझे प्रोवाइड करना है उसको ही कहते हैं हम किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए जितना पानी फिल करना था वो इसका कैपेसिटेंस था। अब मैं चार्ज के टर्म में उसे कहूँ तो 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए मुझे जितना चार्ज चाहिए वो उसका कैपेसिटेंस है। सो फॉर V पोटेंशियल, अब इसमें जब मैंने इसको Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया V इंक्रीज हुआ। तो V पोटेंशियल के लिए हमने चार्ज कितना दिया था, Q। अब 1 पोटेंशियल के लिए मुझे कितना चार्ज देना होगा, Q/V। तो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V हम कहते हैं इसको। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is the amount of charge required to raise its potential by 1 volt। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, उस चार्ज के बराबर जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कर दे। सो C इज इक्वल टू Q/V। मैंने ब्रैकेट में 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1 वोल्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किसके बराबर होगा, उस चार्ज के बराबर, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है बच्चों फेरेड। फेरेड, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब ये वाली जो यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम जनरली जो यहाँ पर कैलकुलेशंस में या इस चैप्टर में जो भी हम कैपेसिटेंस की यूनिट यूज करेंगे वो हम माइक्रो फेरेड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। माइक्रो म्यू बनाते हैं हम F, माइक्रो फेरेड।
1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू होते हैं 10⁻⁻⁶ फैरेड। ये आपको याद रखना है फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस क्या होता है। फिर अब 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगा उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q/V। अगर ये Q 1 कूलम हो जाए, हम एक ऐसा कंडक्टर फाइंड कर लें जिसे 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 1 फैरेड। तो 1 फैरेड क्या है, 1 फैरेड इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटीरियल। उस मटीरियल का कैपेसिटेंस है टू विच इफ वी गिव 1 कूलम चार्ज, जिसे अगर हम 1 कूलम चार्ज देते हैं देन इट्स पोटेंशियल राइजेस बाय 1 वोल्ट। तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये तो देख लिया कि एक स्फीयर चार्ज को स्टोर कर सकता है, बट उसका कैपेसिटेंस होगा कितना चार्ज उसे देना पड़ेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए। तो देख लेते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू Q/V। ये कोई स्फीयर है, इसका रेडियस R है, इसमें हमने Q चार्ज इधर प्रोवाइड कराया है, Q चार्ज है यहाँ पर, और इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है V। अब हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, पोटेंशियल निकाला था जब हमने इस स्फीयर के लिए, स्फीयर के सरफेस पर, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। C इज इक्वल टू Q की जगह Q रख दिया, V की जगह V की वैल्यू रख दी। जब इसको हमने कैलकुलेट कराया ये इस तरीके से, ये 4πε0 एंड R ये ऊपर चले गए और Q नीचे ही रहा, फिर इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो हमें मिला C इज इक्वल टू 4πε0 R। ये फॉर्मूला मिल गया। ये R क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, रेडियस। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, किसी भी स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस मतलब उसके साइज पर डिपेंड करता है, ना तो इस स्फीयर के एरिया पर डिपेंड करेगा और ना ही इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा इसकी रेडियस पर और इसके साइज पर, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पर इतना टाइम नहीं था इसको सॉल्व करके दिखाने का, इसलिए मैंने लिख दिया है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 710 माइक्रोफैरेड, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे है। C इज इक्वल टू, अर्थ भी एक स्फीयर है, तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁹। R आपको दिया है, अर्थ का रेडियस आपको याद होना चाहिए 6400 किलोमीटर होता है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा खुद। ये वैल्यू है, उसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 710 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा अर्थ का कैपेसिटेंस। तो बच्चों अभी आप यहाँ देखो, अर्थ का कैपेसिटेंस भी बहुत कम है, माइक्रोफैरेड में आ रहा है 710 माइक्रोफैरेड। तो इतना कम कैपेसिटेंस है, इतना कम चार्ज स्टोर कर पा रहा है अर्थ। अर्थ ने कम चार्ज स्टोर किया जबकि उसका साइज इतना बड़ा है। तो जो अर्थ से छोटे स्फीयर होते होंगे जो हमारे आसपास, जो हम स्फीयर जिनके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो स्फीयर तो अर्थ के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा छोटे हैं। इसका मतलब उनका कैपेसिटेंस और भी कम होगा। तो उस कैपेसिटेंस को या उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक तरीका है, वो नया तरीका है, वो नए तरीके का एक कैपेसिटर है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाकर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ, होता क्या है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट, इसका मतलब जो इसमें प्लेट होती होगी वो पैरेलल होती होगी। अब कोई एक प्लेट किसके पैरेलल होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक प्लेट नहीं 2 प्लेट होती होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो ये एक स्फेरिकल प्लेट है, प्लेट 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। अगर इन्हीं को मैं पैरेलली अरेंज कर दूं इस तरीके से, देखूं साइड व्यू से, तो ये हो गई प्लेट 1 और ये है मेरे पास प्लेट नंबर 2, ठीक है। मैं आपको जनरल अरेंजमेंट इसका अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से इस प्लेट को चार्ज दे रही हूँ, तो ये वाली जो प्लेट है इसे हम कहते हैं चार्जिंग प्लेट या चार्ज कैरिंग प्लेट, इस वाली प्लेट को कहते हैं। ये जो दूसरी वाली प्लेट है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। ये बस हमने यहाँ पर सपोर्ट के लिए लगाई होती है, इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं।
तो इस वाली प्लेट को हम कहते हैं सपोर्टिंग प्लेट, ठीक है। अब इस सपोर्टिंग प्लेट को जब हम इसके पास लेकर आते हैं, इस वाली प्लेट के पास, तो यहाँ इंडक्शन होता है और इधर माइनस और इधर प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो माइनस वाले चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम बाउंड चार्जेस भी कहते हैं। बाउंड चार्जेस क्यों कहते हैं? ये नेगेटिव चार्ज इधर ही साइड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इधर क्यों नहीं आया, इधर प्लस क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। इसलिए इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव है। ये इस पॉजिटिव के एक फोर्स से बाउंड है, इसलिए हम इनको बाउंड चार्जेस भी कहते हैं, नेगेटिव वाले चार्जेस को, ठीक है। दूसरा, ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यहाँ से अर्थ में चले जाते हैं, तो ये सब यहाँ से गायब हो जाएगा। जो फाइनल अरेंजमेंट बचता है वो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज बचता है, और इस तरीके से ये अर्थ को हम ऐसे शो करते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स पैरेलल हैं और ये चार्ज स्टोर कर पाएगा, इसलिए हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने इसको कह दिया, इसको हमने बनाया क्यों था? ताकि कैपेसिटेंस हम क्या कर सकें? बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कब बढ़ेगी? कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटेंस कम होगा, ये पोटेंशियल कम होगा तो ये कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कम कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए, ये रखी हमने कैपेसिटर की पहली प्लेट, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इसके पास में किसी दूसरी प्लेट को लेकर के आई, दूसरी प्लेट को लाई, तो यहाँ इंडक्शन से इधर साइड माइनस चार्ज और इधर साइड प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है। अब मान लेते हैं इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो 100 है, प्लस 100, ठीक है। इस प्लेट का अभी जो पोटेंशियल है वो 100 है। अब इन माइनस चार्जेस से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? यहाँ इसी प्लेट के पास में। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर यहाँ पर कोई प्लेट है और इससे r डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R नीचे है, इसका मतलब R जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो इन माइनस चार्जेस की वजह से इस प्लेट पर मान लेते हैं जो पोटेंशियल है वो माइनस का 40 है। देखो, माइनस चार्जेस हैं, इसलिए जो पोटेंशियल है वो माइनस का आया है, -40, ठीक। अब ये जो प्लस चार्जेस हैं इसी प्लेट पर तो हैं प्लस चार्जेस भी, और इतने ही प्लस चार्जेस हैं जितने ही माइनस चार्जेस हैं। तो इन प्लस चार्जेस की वजह से भी इधर +40 होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम? क्योंकि देखो, ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस से इसकी डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू ये वाले सरफेस से इसकी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल आ गया +30, ठीक है। तो जब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 90। तो पहले इस प्लेट पर, जब ये प्लेट सिंगल थी, यहाँ पर 100 वोल्ट पोटेंशियल था। मैं जैसे ही इस प्लेट को यहाँ पर लेकर आई, इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, +90 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल पहले 100 था तो कैपेसिटेंस कम था इसका, अब ये 90 हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। ये तो हो गया पहला स्टेप। बट अब मैं अगर इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अर्थिंग कर दूं, तब क्या और पोटेंशियल कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होगा बच्चों? यहाँ आप इस डायग्राम में देख पाओगे इसको। ये पहली वाली प्लेट है, ये दूसरी वाली प्लेट है। ये मैंने दूसरी वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अर्थ से कनेक्ट किया है तो यहाँ अर्थ पर जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब मैंने आपको पहले इसका स्ट्रक्चर समझाया था, बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बस इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने कहा था ये प्लस चार्जेस इधर चले जाएंगे। बट आपने क्या पढ़ा है? प्लस चार्जेस इधर मूव नहीं करते हैं, प्लस चार्जेस कहाँ मूव करते हैं। तो ये जो अर्थ है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ से ये चार्ज को ले भी सकता है और यहाँ से चार्ज इधर प्रोवाइड भी करा सकता है। तो अर्थ से जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आकर के ये प्लस को, एक नेगेटिव चार्ज इधर आया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया,
एक नेगेटिव चार्ज आया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ऐसे ही सब ने इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम कई बुक्स में ये ये लैंग्वेज भी लिखी रहती है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, या कई बुक्स में ये डेफिनेशन भी लिखी रहती है, ये लैंग्वेज भी होती है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऊपर आके इधर पॉजिटिव वालों को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट साइंटिफिकली ये वाला सही है, यहाँ से नेगेटिव आकर के इन पॉजिटिव वालों को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पॉजिटिव भी खत्म हो गए हैं बच्चों। तो अब हमारे पास ये अरेंजमेंट बचा है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इस केस में आप देखो, इस प्लेट पर 100 वोल्ट चार्ज था, 100 वोल्ट पोटेंशियल था। इन नेगेटिव की वजह से यहाँ पर कितना जनरेट हुआ, -40, तो माइनस का 40। ठीक है, पॉजिटिव तो अब है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ जो नेट आ गया वो 60 आ गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, जब मैंने सेकेंड वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो गया। पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो गया तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सो व्हेन प्लेट सेकेंड इज अर्थ, जब हम इसको अर्थ करते हैं V डिक्रीजेज फर्दर एंड C इंक्रीजेज। V और ज़्यादा डिक्रीज होता है और C बढ़ जाता है। तो जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो उस प्रिंसिपल के अंदर हम ये 2 पॉइंट्स लिखते हैं। क्या, एनी प्लेट ब्रॉड नियर टू चार्ज प्लेट, जब हम चार्ज प्लेट के पास में कोई प्लेट लेकर आते हैं, वो प्लेट उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर देती है, डिक्रीजेज इट्स पोटेंशियल सो इट कैन कैरी मोर चार्ज, तो वो और ज़्यादा चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है और ज़्यादा चार्ज को कैरी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं दूसरी वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दूं, इफ़ वी अर्थ दिस सपोर्टिंग प्लेट, अगर हम इसको अर्थ कर दें, देन सपोर्टिंग पावर इंक्रीजेज एंड इट डिक्रीजेज द पोटेंशियल फर्दर। तो इसकी जो सपोर्टिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और वो क्या कर देता है, इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। पोटेंशियल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आज समझिए, इतना काफ़ी है आज के लिए। कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कम होता है, इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।